अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ फेडरल एंड केपीके बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर, ठीक है। और इसमें हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था बर्नौलीज़ इक्वेशन, और साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में किया था 6.3 एग्जाम्पल एंड 6.3 असाइनमेंट। तो स्टूडेंट्स वो लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे, सबसे पहले आप लोगों ने वो लेक्चर जाके कंप्लीट वॉच करने हैं, ताकि आप लोगों का ना एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए लेक्चर को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स अगर अब हम यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस यहाँ से कराने का मकसद ये है कि ये हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा वेंचुरी मीटर जो हमारे पास है उसको हम लोग करेंगे इसकी डेरिवेशन से, जिसको हम लोग खुद करेंगे, ठीक है साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन, तो इसको हम लोग इंशाल्लाह एक लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अ नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑपरेट बाय मींस ऑफ प्रेशर डिफरेंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंज इन फ्लूइड स्पीड। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि चलते हैं, जो ऑपरेट करते हैं बाय मींस ऑफ प्रेशर डिफरेंस, जिसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑपरेट करते हैं या काम करता है, दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन फ्लूइड स्पीड, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड की स्पीड में भी चेंजिंग आती है, ठीक है। अब इसके बाद है फिल्टर पंप्स। फिल्टर पंप्स में कैसे काम किया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब स्टूडेंट्स आप लोग जब जिस पाइप से, यानी सपोज कर लें कि जिस पाइप से आप लोग जो बाहर पानी मारते हैं, जहाँ पानी मारते हैं, ठीक है, वो जो पाइप है उसमें से अगर आप लोग देखें, अगर आप उस पर अपने थंब को ज़्यादा रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब उसमें आप लोग बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ दें और पाइप को पकड़ें। अब वहाँ से जो स्पीड है ना, स्पीड जो है फ्लूइड की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही थी। जब ज़्यादा हो रही हो तो हमारे पास एरिया क्या होता है, कम होता है। अब आप लोगों ने एरिया बिल्कुल कम कर दिया, तब भी स्पीड फुल है, ठीक है। तो स्पीड जो वेलोसिटी है वो एरिया से इन्वर्स प्रोपोर्शनल रखता है, जबकि जो प्रेशर है ना, प्रेशर और एरिया का आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जो कि हम लोग बर्नौलीज़ इक्वेशन में देखा है। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि फिल्टर पंप कैसे काम करता है। पंप्स आर यूज टू ट्रांसफर लिक्विड्स फ्रॉम लो प्रेशर जोन्स टू हाई प्रेशर जोन्स। पंप्स क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि वो लो एरिया से, यानी जहाँ पे कम लिक्विड है वहाँ से हाई प्रेशर में जा सके। लेट्स सपोज कि यहाँ से ग्राउंड लेवल से उसको छत तक क्या करना है, वाटर को पंप करवाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर पंप्स यूज़ करेंगे, पंप्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है फिल्टर पंप इज अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस पार्शियल वैक्यूम इन वेसल अटैच टू इट। अब हम लोगों ने ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग वैक्यूम प्रोड्यूस कर सकें। यूज टू प्रोड्यूस वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम, यानी पार्शली जो हम वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे पास है फिल्टर पंप, उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। फिल्टर पंप इज अ डिवाइस जो कि हम यूज़ करते हैं पार्शियल वैक्यूम को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस पार्शियल वैक्यूम इन वेसल अटैच टू इट। एक वेसल जो उसके साथ लगा होता है, अगर आप यहाँ पे देखिए वेसल है और इसमें हम लोगों ने पार्शियल वैक्यूम बनाया है और उसके साथ वेसल लगा हुआ है, तो ये हम लोग वैक्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पंप, और ये इसको वैक्यूम प्रोवाइड करता है। और वेसल अटैच टू जिसके साथ वेसल लगा होता है, वैसल आप इसको बोल सकते हैं, कोई भी बर्तन, ठीक है। अब फिल्टर पंप कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विद जेट अटैच टू इट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, फिल्टर पंप कंसिस्ट होता है ट्यूब का, ये ट्यूब है, ठीक है, और उसके साथ इसका जेट भी होता है। जेट अगर स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप लोग देखें, स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से वाटर निकल रहा है, ठीक है, और उसके साथ क्या लगा होता है, जेट लगा होता है, जिसका एरिया क्या होता है, कम होता है। अब उसके बाद है इन विच वाटर फ्लोज फ्रॉम द ट्यूब टूवर्ड्स अ जेट, और जहाँ से वाटर कहाँ से फ्लो करता है, ट्यूब से जेट की तरफ फ्लो करता है। एज शोन इन डायग्राम, व्हेन वाटर रीचेस फ्रॉम जेट सेक्शन इट्स स्पीड इंक्रीजेस। जब वाटर यहाँ पहुँचता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ से निकलते हुए इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ड्रॉप्स नियर इट, और प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्रॉप्स हो जाता है। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इसके यहाँ पे आके वेलोसिटी v2 इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अंदर प्रेशर कुछ और है, बाहर प्रेशर कुछ और है। दिस ड्रॉप इन प्रेशर अलाउज एयर टू फ्लो इन फ्रॉम साइड ट्यूब टू विच द वेसल इज कनेक्टेड। तो इससे क्या होता है कि साइड ट्यूब से भी फ्लो करता है। तो यहाँ से जब प्रेशर लो हो गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में यहाँ पे एयर आने लग जाएगा पार्शियल वैक्यूम से। दिस ड्रॉप इन प्रेशर अलाउज एयर टू फ्लो इन फ्रॉम द साइड ट्यूब टू विच द वेसल इज कनेक्टेड। Thus, air and water are forced together at the bottom of the filter
पम्प, तो वाटर को दोनों यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है। एयर का यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आ रहा है, पार्शियल वैक्यूम से यहाँ पे एयर आ रहा है, और एयर और वाटर साथ यहाँ पे क्या हो रही है, बॉटम में फ्लो कर रही है। इस पूरे सेटअप में जो लास्ट में जो बना हुआ है ना, यहाँ पर एयर और वाटर दोनों यहाँ पे जमा होने लग जाते हैं, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर पम्प के बॉटम पे। इन दिस वे फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज डन। इस तरह क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस डन हो जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटोमाइजर्स। एटोमाइजर्स का मतलब क्या होता है, एटोमाइजर्स किस लिए यूज़ होते हैं। एटोमाइजर्स को हम लोग दूसरी तरह क्या बोल सकते हैं, स्प्रे बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या, डिवाइस फॉर इमिटिंग वाटर, एक ऐसा डिवाइस जो कि इमिट करता है वाटर को, परफ्यूम को और अदर लिक्विड्स इन एज अ फाइन स्प्रे, और अदर लिक्विड्स को फाइन स्प्रे की तरह। अगर आप लोग परफ्यूम को देखें तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रही होती हैं बिल्कुल माइन्यूट सी होती हैं और बिल्कुल पतली पतली होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रीम ऑफ एयर पासिंग ओवर वन एंड ऑफ ओपन ट्यूब, स्ट्रीम ऑफ एयर जा रही है, ठीक है, वन एंड ऑफ ओपन ट्यूब द अदर एंड ऑफ विच इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एक जो एंड से वहाँ से क्या जा रही है, स्ट्रीम ऑफ एयर जा रही है यहाँ से, ठीक है, इस साइड से, और यहाँ से इसको लिक्विड के अंदर डिप किया हुआ है, अदर एंड को डिप किया हुआ है लिक्विड में, रिड्यूसेस द प्रेशर अबव द ट्यूब। और इस तरह इस ट्यूब के ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है, इस ट्यूब के ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अबव कम है, नीचे क्या ज़्यादा है। तो दिस रिडक्शन इन प्रेशर काजेज द लिक्विड टू राइज इनटू द एयर स्ट्रीम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इसके जो एरिया कम किया हुआ है, एरिया कम करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रेशर इसकी निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। तो बल्ब से यहाँ पे लिक्विड निकलता है, यहाँ पे जाता है, तो लिक्विड और साथ में जो हवा है, ठीक है, यहाँ से हवा जो जा रही है और यहाँ से हमारे पास क्या है, लिक्विड, ये दोनों साथ फ्लो करती है। प्रेशर कम है तो फिर यहाँ से बिल्कुल, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो उसका मतलब स्पीड कम है, यहाँ पे फिर दोबारा एरिया कम है, एरिया का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एरिया कम हो रहा है तो फिर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाटर ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि प्रेशर का वेलोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और प्रेशर के यहाँ पे कम होने की वजह से, प्रेशर यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस रिडक्शन इन प्रेशर कॉजेज द लिक्विड टू राइज इनटू द एयर स्ट्रीम। एयर स्ट्रीम के अंदर जाने की मदद करती है लिक्विड को, ये जो लिक्विड यहाँ पे मौजूद है। द लिक्विड इज देन डिस्पर्स्ड इनटू अ फाइन स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट, और फिर लिक्विड को फाइन स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है। सच ऑटोमाइजर्स कैन बी सीन इन परफ्यूम बोटल्स। इस तरह के ऑटोमाइजर्स को हम लोग परफ्यूम बोटल्स में भी देख सकते हैं, इंजर कार्बोरेटर में भी देख सकते हैं, वाटर फिल्टर पंप्स में भी, और पेंट स्प्रेयर्स में, ठीक है। तो जितने भी स्प्रे है ना, स्प्रेयर्स वगैरह जो भी हैं, उन सब में भी ये एटोमाइजर्स का प्रोसेस यूज़ होता है, और इस तरह हमारे पास यहाँ से लिक्विड्स फ्लो करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो जो परफ्यूम वगैरह जो भी है, उसमें हमारे पास क्या होता है, एयर की फ़्लो की वजह से साथ में लिक्विड भी यहाँ से निकल के जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी और एरिया भी कम होगी। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसका क्या हो गया कि एरिया कम हो गया और प्रेशर इंक्रीज़ एरिया कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ से क्या होगी, ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगी, ठीक है, लिक्विड। अब यहाँ तक हमारा ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया, एटोमाइजर्स तक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट ही एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं फेडरल बोर्ड और केवीके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास यहाँ पे टॉरिसेल्स थ्योरम, ठीक है। टॉरिसेल्स थ्योरम हमको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स फाइंड आउट करने का तरीका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो टॉरिसेल्स का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉरिसेल थ्योरम क्या स्टेट करता है, टॉरिसेल थ्योरम स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब बाहर आना और इनफ्लक्स का मतलब अंदर जाना, तो इफ्लक्स यानी बाहर निकलने की स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड गेन्स बाय फ्लूइड वाइल फॉलिंग थ्रू द हाइट h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है जब हमारे पास लिक्विड कहाँ से फ्लो कर रहा था, हाइट h से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी g के अंडर, यानी जो ग्रेविटी का इसका फोर्स लग रहा होता है और h इसकी हाइट होती है, तब हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स स्पीड गेन, जब स्पीड ऑफ इफ्लक्स इस वक्त उस बराबर होगा जब हमारे पास जी और एच को जब हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स देता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो इसकी डेरिवेशन का जो एंड है उसको देखें, v इज इक्वल टू 2gh, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें g यहाँ पे मौजूद है और h भी यहाँ पे मौजूद है, तो टॉरिसेल थ्योरम यही बताता है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग टॉरिसल थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे, और इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और इसके हम डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ी इसको यहाँ पर लिखें। अब बस ये क्या कहा हुआ था, ये कहा हुआ था हमें कि इट इज़ यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इट इज़ यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, इफ्लक्स बोलते हैं बाहर जाने की स्पीड, ठीक है, बाहर जाने की स्पीड। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हम लोग इसके यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर आप लोग ये साइड पे बना लें, डायग्राम अगर आप लोग साइड पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये इफ्लक्स करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है और यहाँ पे क्या इसकी फुल इसकी जो हमारे पास है इसके अंदर फुल वहाँ तक वाटर फिल हुआ है और इसका P1 यहाँ पे P1 है और यहाँ पे क्या है V1 है, ठीक है। ये अलग-अलग चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ तक इसका क्या है, ये वाटर पोर्शन है, वाटर पोर्शन यहाँ तक फिल हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर इसका वाटर पोर्शन तक का हाइट कितना है, हाइट इसका है H1 और यहाँ तक इसका हाइट कितना है, ये हमारे पास क्या है H2। अब जब H1 और H2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा H आ जाएगा, H इज इक्वल टू H1 माइनस H2, ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये इसकी यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है V2 और प्रेशर इसका क्या होगा P2 और V2। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, इफ्लक्स करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डार्क एरो बना देती हूँ, ये इफ्लक्स करके यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा क्लियर भी हो रहा होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने करना क्या है। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है ना, एप्लीकेशन है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को भी यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करके, बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहते हैं, P1 प्लस हाफ। अब यहाँ पे मैं क्या करी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बर्नौलीज इक्वेशन के जो प्रेशर और जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसके लिहाज से सब्सक्रिप्ट A और B लगाकर, वो सॉरी 1 और 2 लगाकर हम लोग क्या करें, अलहदा करें। आप लोगों ने पढ़ा था P1 प्रेशर 1, पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 पोटेंशियल एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी 2। ये आप पढ़ चुके आए हैं, ठीक है, पढ़ के आए हैं। और इसको सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि ये लेक्चर आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 विच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो। अब यहाँ पे रो सेम क्यों है, क्योंकि वाटर हमारे पास लिक्विड हमारे पास पता है हमें वाटर है, ठीक है, वाटर हमारे पास सेम है इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। फर्दर आप इसको सॉल्व करें, आपको यहाँ पता चल रहा है प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, P1 P2 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए सेम है, ये नहीं कि नीचे वाले के लिए ज़्यादा लग रहा है ऊपर वाले के लिए कम लग रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, सेम है। प्रेशर हमारे पास P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। ये P हमारे पास क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है जो कि हमारे पास दोनों के लिए सेम है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको सेम पुट करेंगे और ये आपको बताऊँ जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM होता है। 1 ATM हमारे पास किस बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और यहाँ पास्कल में हमारे पास क्या आता है, ये 101 इंटू 10⁵ पास्कल। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए भी आपको पता होगा कि बैरोमीटर यूज़ करते हैं और जो मेडिकल यूनिट है इसका वो टॉर है। तो अगर आप लोग अपर पार्ट पे देखें, एट अपर पार्ट ऑफ इस वेसल का अगर अपर पार्ट देखें, अपर पार्ट पे अगर आप लोग देखें तो V1 हमारे पास क्या अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ठीक है। ऊपर से तो कोई लिक्विड मूव तो नहीं कर रहा ना, ठीक है, ऊपर से कोई लिक्विड मूव नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या है, V1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ये हमारे पास V1 हमारे पास क्या 0 है। अब P1 की जगह क्या लिखना है, P लिखना है प्लस हाफ रो V1 हमारे पास क्या 0 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू ये हमारे पास क्या P। अब P2 नहीं लिखना क्योंकि हमने कह दिया कि P के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस हाफ और ये रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2।
हम लोगों ने कहा है कि V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। V1 हमारे पास क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करें, V1 की जगह 0 पुट करें और यहाँ पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, P यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहाँ से भी आप लोग रो को कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से भी रो कॉमन लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2 और यहाँ से रो GH1। रो सेम है तो इनको कैंसिल कर दें आप लोग, ठीक है। इनको कैंसिल कर दिया, आपके पास ये क्या रह गया, GH1 इज इक्वल टू हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, GH1 और GH2 को एक तरफ लिया है, GH1 माइनस GH2 विच इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। और अब 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 GH1 माइनस GH2 विच इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोग G यहाँ पे कॉमन है तो G को कॉमन ले लें और H1 माइनस H2 कर लें विच इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। H1 माइनस H2 मैंने आपको भी बताया है कि हम लोगों ने क्या लिया था, H1 माइनस H2 विच इज इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में भी कहा था H1 माइनस H2 हमारे पास बराबर है H के बराबर है, तो यहाँ पे H लिख दूंगी विच इज इक्वल टू H। सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। हमें V2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, सो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2GH इज इक्वल टू V2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ इफ्लक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स है ये हमारे पास सेम है वर्टिकली वेलोसिटी विच अ बॉडी गेन्स आफ्टर फ्री फॉलिंग थ्रू अ हाइट एज। तो हमारे पास ये बिल्कुल सेम है जब हमारे पास बॉडी वर्टिकली ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे ये बात भी, वर्टिकली जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पास क्या है, एक बॉल है, लेट्स सपोज यहाँ पास बॉल है, ठीक है, और वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे गिर गया। अब स्टूडेंट्स ये ग्राउंड लेवल पे गिर गए और इसके अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे इसका V फाइंड आउट करना है और ये इतने हाइट से गिरा है। अब स्टूडेंट्स ये कोई और चीज़ें कंपैरिजन की बात है, ठीक है। अब मैं कंपेयर करके बता रही हूँ कि कैसे इस तरह इसके बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है, ये आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे पुट करें 2GS की जगह क्या पढ़ते हैं, H लगा दें। और अब आप लोगों को पता है कि इसकी जो इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो 0 थी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 और यहाँ पास क्या आ रहा है 2GH इज इक्वल टू V। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये देख रहे हो कि ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफ्लक्स आई है, V इज इक्वल टू 2GH। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम है एज डैट व्हेन बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट H इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड जब बॉल जब गिरी होगी तब इसके सेम एज रिजल्ट आएगा जैसे हमारे पास टॉरिसल्स थ्योरम का आया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ये टॉरिसल्स थ्योरम। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे डी जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास है वेंचुरी मीटर, जिसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लो मीटर के लिए, फ्लो मीटर भी कहते हैं। और उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो स्पीड को निकालने के लिए और फ्लो रेट को निकालने के लिए पाइपिंग सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी ये भी करेंगे साथ और उसकी भी इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेंचुरी मीटर की डेफिनेशन को देखेंगे और इसके फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने ऊपर देख रहे हो कि एग्जाम्पल 6.4 और असाइनमेंट 6.4 भी आई है, जो कि हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं आप लोगों को भेज दूँगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें वेंचुरी मीटर है, फ्लो मीटर है और ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सब में भी बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो स्पीड और फ्लो रेट थ्रू पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम से फ्लो स्पीड और फ्लो रेट को देखने के लिए हम लोग किस डिवाइस को यूज़ करते हैं, वेंचुरी मीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। It works on the principle of pressure difference that between restricted and unrestricted flow regions. अब स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम देखें, डायग्राम में अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि जो पाइप नज़र आ रहा है आप लोगों को, पाइप ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड रीजन। एक तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको जो पतली साइड है, और जो जिस तरफ से खुली है इसके एरिया ज़्यादा है उस तरफ उसको क्या कर रहा है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर नॉन रिस्ट्रिक्टेड है।
अब इसके बाद वी कैन कंसिडर द फ्लो टू बी स्टेडी। हम स्पीड को क्या बोल सकते हैं, फ्लो को क्या बोल सकते हैं, स्टेडी बोल सकते हैं। एंड वी अज्यूम द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। हम लोग ये भी बात करें आइडियल फ्लूइड की, ठीक है, हैज़ निग्लिजिबल इंटरनल फ्रिक्शन। वैसे हर फ्लूइड में क्या होता है, फ्रिक्शन मौजूद होता है। हेंस वी कैन यूज़ बर्नौलीज इक्वेशन कंसिडर। तो ये सब कुछ हम लोग अभी करेंगे और जो इसके डेरिवेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नॉन यूनिफॉर्म शेप की पाइप बना दी है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास लिक्विड कैसे फ्लो करे, कभी इस तरह फ्लो करे, कोई इस तरह फ्लो करे, और कुछ इस तरह है, ठीक है, और कुछ हमारे पास इस तरह से है, और कुछ हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके बिल्कुल जुड़ गए, ठीक है, और यहाँ पे ये बिल्कुल खुले फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए। अब इसकी थोड़ी स्टेटमेंट रहेगी, यानी जो इसका जो हम इसके जो ऊपर लिखने वाले लेबलिंग रहेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। एरिया और प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगे, ठीक है। तो आसान लगने के लिए आप लोगों ने इस फॉर्मूला को याद रखना है। यहाँ पे प्रेशर इसका क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे v1 लो होगी, ठीक है, v1 लो होगी। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, p2 यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, क्योंकि एरिया कम है। प्रेशर और एरिया का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एरिया कम है तो फिर प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, v2 हाई। और उसके बाद हम लोग इसको ग्राउंड लेवल से यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास ये क्या है, ये इसका जो हाइट बनता है, ये इसका हाइट बनता है h1, और ये इसका क्या हाइट बनता है h2, ठीक है। थोड़ा सा लाइन लगाने में थोड़ी दिंगी होगी, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि जब हमारे पास एक तरफ से नॉन यूनिफॉर्म जो पाइप है, उसके लिए हमारे पास हाइट भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, और एरिया भी आपको पता होना चाहिए। एरिया ये a1 है, और इसको मैं क्या बोल दूँगी, a2, ठीक है, a2 हो जाएगा एरिया। अब इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, p1 प्लस हाफ रो v1 स्केयर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्केयर प्लस रो gh2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि h1 और h2 अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या बोल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम इनको क्या बोल रहे हैं, इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इनके जो हाइट है वो तकरीबन ही जो h1 और h2 है वो सेम है। सो हाइट इज सेम, देयरफॉर h1 h2 इज इक्वल टू h। तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी, सिंपली कैंसिल कर दे पहले ही। सो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, पीछे p1 प्लस हाफ रो v1 स्केयर विच इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पे हम लोग क्या करेंगे, p1 और p2 को एक तरफ लेंगे, p1 माइनस p2, और हाफ रो v2 का स्केयर, हाफ रो v2 का स्केयर, और हाफ रो v1 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ रो v1 स्केयर। और इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करें, और इसको हम लोग ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी सेम यही बोलते हैं जो हम लोग ऊपर अभी फॉर्मूला लिख के आए हैं कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन, ये तो हमें मालूम है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे v2 की जगह इसको पुट कर देंगे, a1 v1 ओवर a2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू v2। अब ये वापस क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को हमने यूज़ किया, फिर v2 को निकाला, v2 को वहाँ पुट कर रहे हैं, और हमारे पास क्या आएगा, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो a1 v1 ओवर a2 का स्केयर। अब ये v2 का स्केयर था ना, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसके बाहर भी स्केयर लगा रहे हैं, फिर माइनस हाफ रो v1 का स्केयर, ठीक है, ये आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो, यहाँ बस क्या आ जाएगा, a1 का स्केयर v1 का स्केयर ओवर a2 का स्केयर, ठीक है। ये हमने स्केयर खोल लिए, माइनस हाफ रो v1 का स्केयर। इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके सबसे पहले हाँ इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों में से कॉमन लें आप लोग चीज़ें, और ये आपके पास क्या आएगा, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ आ गया, और ये रो v1
स्केयर V1 स्केयर, इन दोनों को कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। V1 स्केयर दोनों को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया, आप लोग ये ले चुके हैं बाहर और ये भी ले चुके हैं, ये भी पूरा भी ले चुके हैं। आपके पास क्या बच गया अंदर, A1 का स्केयर डिवाइडेड बाय A2 का स्केयर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकालना है कि हम लोगों ने V1 स्केयर निकालना है, ठीक है। V1 स्केयर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पीड निकालनी है हम लोगों ने, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी हम लोग इसको V1 निकालने के लिए यूज़ करेंगे। V1 निकालेंगे ताकि हमारे पास हम लोग आसानी से निकाल सकें V1 कितना आएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें V1 निकालना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तरफ लाकर, P1 माइनस P2, और A2 के स्केयर को भी यहाँ ले आएंगे और डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारे पास जो हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो A और इस रो और A1 स्केयर को इस तरफ ले आऊँगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रो A1 स्केयर माइनस, यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास था, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, A2 स्केयर, ठीक है। आपको बता दूँ दोबारा से, मैंने तो कॉमन ले लिया था ना, कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आया था, A1 स्केयर डिवाइडेड बाय A2 स्केयर -1 आया था। अब इससे मैं जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, A2 स्केयर, और ये पास क्या आ जाएगा, A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर। A2 स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, A2 स्केयर अगेन आ जाएगा, तो मैंने ये वाला यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 स्केयर विच इज़ इक्वल टू V1 स्केयर। V1 स्केयर नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अंडर रूट, तो हमारे पास ये आ जाएगा, सिंपल है बहुत, आप लोगों ने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर विच इज़ इक्वल टू V1, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और सेटअप चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें A2 का स्केयर है, A2 का स्केयर तो अंडर रूट से कैंसिल होकर आराम से बाहर निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 विच इज़ डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट होल पे डिवाइडेड बाय रो A1 का स्केयर माइनस A2 का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया और यहाँ पास क्या आ गया, V1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये V1 तो आराम से निकाल लिया। दिस इज द फॉर्मूला ओनली व्हेन प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर इज यूज्ड। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब इस फॉर्मूले को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी बैरोमीटर जब यूज़ हो रहा हो पाइप में, तब हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये फार्मूला भी हम लोग यूज़ नहीं करते, ये फार्मूला हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट इसका थोड़ा सा और पार्ट जो हमारे पास रह गया, इसको भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट इसका जो थोड़ा सा पार्ट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें P1 हमारे पास क्या होता है, P1 इज इक्वल टू रो जी एच वन, P1 है तो रो GH1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। P2 हमारे पास क्या होता है, रो GH2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास ये क्या आएगा, A का स्केयर विच इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रो GH1 माइनस रो GH2 विच इज डिवाइडेड बाय रो की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रो ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। A1 स्केयर माइनस A2 का स्केयर विच इज इक्वल टू V1। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग रो को कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रो कॉमन ले लिया, GH1 माइनस GH2 विच इज डिवाइडेड बाय रो A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर। वैसे यहाँ से जी भी कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लें आप लोग, यहाँ पे अंदर से जी को हटा दें, ठीक है, विच इज इक्वल टू V1। और रो से कैंसिल हो जाएगा, अंदर हमारे पास क्या रह गया, अंदर हमारे पास रह गया A का स्केयर, A2 है, ठीक है। नीचे ये A स्केयर नहीं, सॉरी ये A2 है, A2 विच इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, यहाँ पे क्या रह गया 2GH1 में से H2 माइनस करें, हमारे पास H आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिनोमीटर में वैल्यू भी आ गई है, और ये हमारे पास क्या आ गया, V1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसका फाइनल इसका जो फाइनल निकलता था, इसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, फिनोटाइप है, तो ये निकल आई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर व्हेन नो बैरोमीटर इज अटैच। ये इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, दिस इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन नो बैरोमीटर इज अटैच। अब स्टूडेंट जो हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी उसके मुताबिक हम लोगों ने तो बैरोमीटर अटैच नहीं करवाई थी, ठीक है।
तो उसमें इसके उस वक्त हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उस वक्त हम लोग इस फार्मूला को इजीली यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो पिछला फार्मूला हमने निकाला था V1 जो हमारा निकला था 2P1 माइनस P2, क्योंकि P1 माइनस P2 प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगी तो हम लोग P1 माइनस P2 लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वेंचुरीमीटर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी चौथी हमारे पास इसका क्या है, एप्लीकेशन है। बुक में नंबरिंग गलत हुई है, ये हमारे पास पाँचवीं बनती है, ठीक है। पाँचवीं हमारे पास ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन है। सो हमारे पास ये क्या है, एरोफाइल हमारे पास क्या होता है, दिस डिवाइस विच आर शेप्ड सो दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट एंड अ फ्लूइड प्रोड्यूस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो आर कॉल्ड एरोफाइल्स। ऐसी डिवाइस जो कि ऐसे शेप की होती हैं कि जो हमारे पास फ्लूइड में से पास कर रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही हो, परपेंडिकुलर लग रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोफाइल्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये इस तरह की शेप हमारे पास किसकी होती है, बर्ड्स की। अगर आप लोगों ने शेप देखी हो तो वो भी बिल्कुल ऐसी होती है। वो क्यों होती है, कैसी होती है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, द शेप ऑफ एरोफाइल इज मेड सच दैट द फ्लूइड स्पीड एट द टॉप ऑफ सरफेस इज ग्रेटर देन द बॉटम। तो क्यों हम लोग इस तरह करते हैं, शेप इस तरह क्यों होती है, द शेप ऑफ एरोफाइल इज मेड सच दैट, इस तरह की बनाते हैं ताकि स्पीड एट द टॉप सरफेस इज ग्रेटर हो, ऊपर, ठीक है, ऊपर स्पीड ज़्यादा हो, देन द बॉटम से ज़्यादा हो। अब ऊपर आप लोग देख रहे हो कि डायग्राम अगर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे लाइंस बिल्कुल आपस में आके एक दूसरे से ज्वाइन हो गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर भी कम हो जाएगा और फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह के हम लोग इस तरह शेप क्यों बनाते हैं, ताकि ऊपर हमारे पास क्या हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बॉटम, ठीक है, यानी क्लोजर स्ट्रीम लाइन्स हो। अब इसके बाद है एन एरोफाइल शेप्ड बॉडी मूव थ्रू अ फ्लूइड प्रोड्यूसेस एन एरोडायनेमिक फोर्स। जब एरोफाइल शेप की बॉडी फ्लूइड में से पास कर रही हो तो हमारे पास क्या बनाती है, यहाँ पे जो फोर्स लगती है इसको क्या बोलते हैं, एरोडायनेमिक फोर्स बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लिफ्ट। जो कंपोनेंट, जो फोर्स होती है, फोर्स की जो कंपोनेंट होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, जो यहाँ पे नजर आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं, उस तरह की फोर्स को। द कंपोनेंट पैरेलल टू द मोशन द कंपोनेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो पैरेलल होगा कंपोनेंट, एक इस तरह कंपोनेंट होगा ना, तो एक इस तरह होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग बोल सकते हैं इसको। एरोफाइल्स आर फाउंड इन एरोप्लेन विंग्स में भी हमारे पास एरोफाइल नजर आती है, ठीक है, ताकि वो एयर की स्पीड को कट कर सके, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद हेलीकॉप्टर्स में भी होती हैं, सेल बोट्स में भी होती है, प्रोपेलर्स में भी होती है, फैंस, कंप्रेसर एंड टर्बिन्स में भी। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड है टुगेदर अबव द एरोफाइल, ऊपर की तरफ स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड है। सो स्पीड इज हायर, स्पीड यहाँ पे क्या होगी, हायर होगी, बिकॉज ऑफ एंड प्रेशर डिक्रीज, बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज प्रेशर अ लिफ्ट इज एक्सर्टेड। तो इसलिए लिफ्ट क्या होता है, एक्सर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम देख रहे हो, इस पे भी हमारे पास सेम यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि जो हमारे पास है एयरप्लेन है, वो हमारे पास किस तरह का है, उसमें हमारे पास जो शेप बनी है एरोफाइल टाइप की बनी हुई है, और वो स्ट्रीम लाइंस जो है ना ऊपर की तरफ क्राउडेड है, ताकि ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो सके एज़ कम्पेयर टू बॉटम। अब इसके बाद हम लोग इसके जो पाँचवीं जो हमारे पास है, पाँचवीं नहीं बल्कि छठी जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे इसकी छठी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है, ब्लड फ्लो कैसे होता है। ब्लड फ्लो भी बर्नौलीज़ इक्वेशन के उसके लिहाज से होता है, ठीक है, बर्नौलीज़ इक्वेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन है। ब्लड फ्लो बर्नौलीज़ इक्वेशन इग्नोर्स विस्कोसिटी, बर्नौलीज़ इक्वेशन इग्नोर करती है विस्कोसिटी को, यानी क्या कहते हैं कि फ्लूइड में कोई फ्रिक्शन नहीं होती। इफ़ अ फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी, अगर किसी फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, इट कुड नॉट फ्लो थ्रू अ लेवल ट्यूब और पाइप विदाउट अ फोर्स बीइंग अप्लाइड। तो अगर उसमें विस्कोसिटी नहीं है तो फिर वो फ्लो नहीं कर सकेगा जब तक उससे फोर्स ना लगे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें हमारे जो हमारे पास हमारे ब्लड में जो होता है RBC 50% है, वो हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज़ करती है ब्लड की विस्कोसिटी को, ठीक है। या जो बायो पढ़ने वाले इनको ज़्यादा पता होता है कि RBCs हमारे पास 50% हमारे पास क्या होता है, उसमें RBCs होती है ब्लड में, तो हमारे पास इसकी वजह से क्या होती है, विस्कोसिटी हमारे ब्लड की इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विस्कोसिटी एक्ट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एक्ट करती है लाइक अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन के तौर पे बिटवीन फ्लूइड लेयर मूविंग एट स्लाइटली डिफरेंट स्पीड, जो कि फ्लूइड लेयर के दरमियान में जो कि डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में क्या करती है, एक्ट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन,
the volume flow rate delta V over delta T for laminar flow of a viscous fluid through a horizontal cylindrical pipe depends on its radius। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा लेमिनर फ्लो के लिए, ठीक है, लेमिनर फ्लो के लिए जो हमारे पास इसका लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ, लेक्चर जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो लेमिनर फ्लो के लिए जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हमारे पास क्या है, थ्रू ऑफ हॉरिजॉन्टल के लिए और सिलेंड्रिकल पाइप के लिए हॉरिजॉन्टली, और जो प्लेस किया होगा, और जो सिलेंड्रिकल होगा यानी 3D शेप का होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स अगर लेमिनर बोले या स्टेडी बोले या स्ट्रीम लाइन बोले या आपको साफ पता चला, तो जो लेमिनर बोलेंगे वो भी आपको पता चलना चाहिए कि लेमिनर का मतलब क्या है कि एक के बाद एक पार्टिकल एक दूसरे के पार्टिकुलर पॉइंट को देखते हुए जा रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमें कहा है कि हॉरिजॉन्टल होगा, अगर सिलेंड्रिकल पाइप होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसमें से जो फ्लूइड का वॉल्यूम रेट है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे। सिमिलर इज़ द केस फॉर ह्यूमन आर्टरीज। तो ये जो केस ये जो सेम केस है, ये जो काम है ना, वो बिल्कुल है ऐसा होता है किसके साथ, ह्यूमन आर्टरीज के साथ होता है। द ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ इट्स आर्टरीज। तो ब्लड फ्लो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ आर्टरीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो ब्लड फ्लो होते हैं इंसानों की आर्टरीज में से, वो किस पे डिपेंड करता है, आर्टरीज की रेडियस पे ही डिपेंड करता है। अभी हम बोल चुके हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल और सिलेंड्रिकल शेप के लिए क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। सो हमारे पास जो ह्यूमन की जो आर्टरीज है उसमें भी हमारे पास रेडियस ही डिपेंडेंट होगी, रेडियस पे ही डिपेंड करी होगी वेलोसिटी ऑफ ब्लड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने। नॉर्मल आर्टरी देखिए और आर्टरी नैरोड बाय आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस में जो बंदे को जब आर्थेरोस्क्लेरोसिस होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे प्लैक बन जाता है, ठीक है, प्लैक बन जाता है यानी ब्लड यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। ब्लड जब यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे अंदर की तरफ से एक बहुत बड़ा यानी ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है। तो जब ब्लॉकेज बनता है तो जो ब्लड की फ्लो के लिए क्या होता है, ब्लड की जब एरिया कम हो रहा है तो फिर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा और ब्लड तेज़ी से फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन जब नॉर्मल ब्लड होगा, नॉर्मल ब्लड अगर आप लोग देखें तो डायग्राम यहाँ बनी हुई है और एरिया भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू दिस क्या होगी, कम होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखें कि if the radius of arteries is reduced as a result of arteriosclerosis की वजह से अगर radius of arteries कम हो जाए, thickening and hardening of artery wall thick हो जाए या hard हो जाए, तो क्या होगा, by cholesterol buildup, cholesterol यहाँ जमा होगा, इसलिए the pressure must be increased to maintain the same flow rate। तो pressure को increase करना पड़ेगा ताकि same flow rate increase होता रहे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अभी मैंने बताया एरिया कम हो रहा है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। एरिया और प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि सेम फ्लो रेट से इंक्रीज ब्लड फ्लो होता रहे। इफ़ द रेडियस इज रिड्यूस बाय हाफ, अगर रेडियस को रिड्यूस कर जाए, अगर ये रेडियस रिड्यूस हो जाए हाफ से, तो द हार्ट वुड हैव टू इंक्रीज द प्रेशर बाय फैक्टर ऑफ अबाउट 2⁴ यानी 16। तो हार्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर। अगर एरिया कम हो जाए यानी रेडियस बिल्कुल कम हो जाएगा तो हार्ट उधर से खुद प्रेशर को मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको 16 टाइम्स, अगर रेडियस हाफ हो जाए तो 16 टाइम्स को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम ब्लड फ्लो, ताकि वो सेम ब्लड फ्लो चलता रहे, ठीक है। द हार्ट मस्ट वर्क मच हार्डर अंडर द दिस कंडीशन। तो दिल का काम ना इस कंडीशन में यानी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के दौरान इसका काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्लैक बन जाता है। ब्लड प्लैक बनने से क्या हो जाता है, ज़ख़म वगैरह बनने से या फिर अंदर कोई भी थिकनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है आर्टरी वॉल की, तो उसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसको उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट को वो क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। बट यूजुअली कैन नॉट मेंटेन द ओरिजिनल फ्लो रेट, लेकिन मेंटेन ओरिजिनल फ्लो रेट तक इसको मेंटेन नहीं कर सकता। द प्रेशर इज लोअर व्हेन वेयर द फ्लूइड इज फ्लोइंग फास्टर। प्रेशर वहाँ पे कम होता है जहाँ पे फ्लूइड क्या होता है, ज़्यादा तेज़ भाग रहा होता है, ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा होता है, ठीक है, फ्लो कर रहा होता है। द प्रेशर डिफरेंस कैन डिसलॉक द ब्लैक। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो ब्लड होगा, ब्लड अपने साथ इस थिकनिंग को, वॉल ऑफ थिकनिंग को लेके क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हटा देगा अपने रास्ते से, ठीक है। द प्रेशर दिस प्रेशर डिफरेंस कैन डिसलॉक द
प्लैक, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, प्लैक क्या हो जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी। द प्लैक कैन देन लॉक इन एंड ब्लॉक अ स्मॉलर आर्टरी विच कैन काज हार्ट अटैक। अगर ये प्रेशर अगर ये प्लैक जाके किसी स्मॉलर आर्टरी में जाके फंस जाए तो ये क्या करता है, ये क्या कॉज करता है, ये हार्ट अटैक कॉज करता है, जिससे बंदे की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या करता है, बर्नौलीज़ इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ये जो थिकनिंग हुई है ये साथ ही ब्लड में फ़्लो करने लग जाती है, और ब्लड में जब फ्लो करते हुए छोटी आर्टरीज में अगर खुदा ना ख्वास्ता घुस जाए तो ये क्या कॉज करता है, हार्ट अटैक बंदे का, यानी ये कॉज करता है हार्ट अटैक। ठीक है, उस बंदे में। और इसके बाद है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर डायनामिकली इज कॉल्ड स्फिगोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिगोमैनोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ये आज का लेक्चर था जो कि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली होगी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज़ ऑलमोस्ट 325 टाइम्स ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू वाटर। विस्कोसिटी ब्लड की कितनी होती है, ब्लड की 325 टाइम्स ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, विच कन्फर्म्स दैट द ब्लड इज़ मोर विस्कस थिक और डेंस एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर की निस्बत जो ब्लड है वो क्या है, थिक है। ठीक है, अब इसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बंदे का कितना होता है, 120 मिलीमीटर HG होता है, यानी मर्करी होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल BP कितना होता है उसका, 80 मिलीमीटर ऑफ HG होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।